हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने हम क्लास 8 में एसएसटी चैप्टर 2 जिसमें लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स की बात कर रहे थे। तो आज हम वाटर रिसोर्स की बात करते हैं। वाटर रिसोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए लाइफ लाइन का काम करता है, जीवनदायिनी रूप में काम करता है। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कभी भी खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता आपको पता है? अगर ये इवेपोरेट होता है और वाष्पीकरण के ऊपर चला जाता है तो ये स्टीम के रूप में जो ऊपर उठ के वापस से जो है संघनन होकर बारिश के रूप में, रेनफॉल के रूप में वापस धरती पे आता है और फिर रिवर्स के द्वारा बहकर वापस हमारे ओशन में चला जाता है, सीज में चला जाता है। तो ये वाटर साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स माना गया है, नेचुरल प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और ये 3 अवस्थाओं में रहता है। ये लिक्विड रूप में भी रहता है, सॉलिड में भी रहता है और गैसीय अवस्था में भी रहता है। तो इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। ये एक अलग बात है कि हमारे लिए पोर्टेबल वाटर की जो है अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ज्यादा सलाइन वाटर की मौजूदगी है। तो वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड। ये हमारे अर्थ के 3/4 पार्ट में अवेलेबल है विथ वाटर। इट इज देयरफॉर एंड अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड वाटर प्लेनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थ में हमारी लैंड से भी ज्यादा पार्ट किसका है? वाटर का है। इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट या वाटर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी बात करें हम अवेलेबिलिटी की, तो टोटल अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 97% तो सलाइन वाटर है जो ओशियन में और सीज में खारा पानी है, और मात्र 3% अप्रोक्सीमेटली 3% फ्रेश वाटर है। और इस 3% में भी मात्र 1%, ओनली 1% फ्रेश वाटर जो है ये अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन यूज। ये मानव उपयोग के लिए है। मात्र 1% जल, बाकी हम 3% एरिया में से ही इरिगेशन वगैरह में यूज करते हैं और इंडस्ट्री में यूज करते हैं, हाउस यूज करते हैं। बहुत सारी इसके मल्टीपर्पज यूज इंसान करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम में आता हो, चाहे घरेलू यूज में आता हो, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर में यूज आता हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री में यूज आता हो। लेकिन अगर ओनली 1% फ्रेश वाटर जो है वो ह्यूमन यूज के लिए काम में आता है। इसका मतलब ये समझते हैं कि इतनी बड़ी प्लेंटी ऑफ वाटर में मात्र 1% पानी जो है हमारे काम में आता है। वाटर साइकिल की बात करें तो देखो किस प्रकार ओशन में जो पानी भरा होता है ये हमारे सनरेज से गर्म होता है और यहाँ हीट होने से ये इवेपोरेट होता है और ऊपर उठता है, और ऊपर उठकर ये जो है क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, और बादल बनकर वापस से संघनन की क्रिया के द्वारा ये बूंद बूंद के रूप में वृष्टि करता है या बारिश होती है, रेनफॉल होती है और वापस हमारे लैंड पे आती है, जमीन पे आती है। और अर्थ में जो बनी रिवर्स वगैरह है, माउंटेन वगैरह है, उन पे गिर के वापस बहकर कहाँ चला जाता है? ओशन में चला जाता है। देन ओशन से वापस वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे, बूंदे बनेंगी, संघनन होगा और वापस जमीन पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये कंप्लीट साइकिल पूरी करता है। तो लाइफ में कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें इसको कंजर्वेशन करने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत है। पूरे को नहीं, जो हमारा यूजेबल वाटर है या जो पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है, जो हमारे लिए लिमिटेशन में है, उसको हमें बचाने की जरूरत है। तो जो मात्र 3% है उसको हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन को कवर करके। फॉरेस्ट और वेजिटेशन जितना भी हमारे अर्थ पे होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रेनफॉल होगी, बारिश होगी, एनवायरमेंट जो है कूल रहेगा, और बारिश ज्यादा होगी तो इसकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए बनी रहेगी। फिर है वाटर हार्वेस्टिंग। हमें बारिश के पानी को बहकर नहीं जाना देना चाहिए। जैसे हमारे छतों के ऊपर है, स्कूल पे है, कॉलेज पे है, या हमारे जो खुले ग्राउंड में जो पानी है उसको हमें वाटर डिस्चार्ज चेंबर बनाकर उसको इकट्ठा करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहूँ कि हमारे राजस्थान में तो स्टोर ये लाखों वर्षों पहले से होता आया है। राजा महाराजों के टाइम से भी जैसे बावड़ियां बनाई गई है, स्टेप वेल बनाई गई है, जोहड़ बनाए गए हैं, तालाब बनाए, पाउंड बने हैं, तो उनमें पानी को स्टोर करने की परंपरा हमारी सदियों से रही है। तो हमें भी वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, इनको इसको इकट्ठा करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमारे लिए पानी बचाया जा सके। केनाल यूज फॉर इरिगेशन, और हमें इरिगेशन के लिए केनाल का यूज करना चाहिए, और केनाल भी पक्की होनी चाहिए, सीमेंटेड कंक्रीट से बनी हुई होनी चाहिए। पहले के टाइम में केनाल जो होती थी वो कच्ची होती थी, बहुत ज्यादा पानी जो है नीचे ड्रिप इरिगेट हो जाता था, जमीन में चला जाता था या इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाता था। तो हमें केनाल पक्की बनानी चाहिए सीमेंट कंक्रीट से, ताकि हमारा पानी बचाया जा सके। इसके अलावा स्प्रिंकलर इफेक्टिवली हमें इरिगेट करना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम को हमें यूज करना चाहिए, जो
फुहारा पद्धति आप जानते हैं जो घूम घूम के चलता है खेतों में, आपने किसानों ने देखा होगा। तो हमें स्प्रिंकलर सिस्टम को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, सिंचित एरिया ज्यादा होता है, पानी कम लगता है और ज्यादा सिंचाई हो पाती है, तो हमारा जो है प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। इसके बाद आता है ड्रिप और ट्रिंकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद सिंचाई का मतलब होता है पाइपलाइन लगा जाती है, उसमें बारीक बारीक होल होते हैं और उसमें बूंद बूंद ड्रिप के रूप में पानी गिरता रहता है, पौधों को प्यास भी नहीं आती है और पानी बहुत कम लगता है। इस प्रकार भी हम बहुत बड़े पानी को बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत कुछ वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज की। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आपने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा। तो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हमारे लिए वाटर जो है इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है। क्योंकि विदाउट नेचुरल वेजिटेशन के और वाइल्ड लाइफ के हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को मिलाने वाला जो एक सर्कल जो है वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। मतलब ये तीनों जोन मिलके बायोस्फीयर तैयार करते हैं, जैविक तंत्र तैयार करते हैं जिसमें जीवों का जन्म या उनका जीवन संभव है। क्योंकि किसी भी सजीव जगत के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर क्या है, जरूरी है। इसके बिना उसका जीवन पॉसिबल नहीं है। तो इको और इन सबको मिलाने वाली जो चीज बनती है वो बनती है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस बनाने के लिए वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो ये बैलेंस नहीं होगी। मैं आपको बता देना चाहूं, जिस प्रकार एक लॉयन होता है तो वह अपने डियर पे, हिरन पे निर्भर करता है, वो उसको खाता है। हिरन घास को खाती है और घास को गाय, भैंस, बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह, ये जो हमारे जो पालतू जो जानवर है ये भी खाते हैं। इसी प्रकार बिल्ली चूहे पे निर्भर है और चूहे पे हमारा सांप, स्नेक वगैरह जो है ये निर्भर है। तो एक दूसरे जीव पर एक दूसरा जीव निर्भर है। जैसे हमारे वल्चर्स हैं, गिद्ध वगैरह हैं, चील वगैरह हैं, तो ये मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। तो डेड एनिमल को अगर ये नहीं खाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो हमारे एनवायरमेंट में जो है इसका लिए बहुत बड़ी पोल्यूशन फैल जाएगी। या एनवायरमेंट जो है पोल्यूशन होने के कारण से बहुत सारी डिजीज जो है हमारे एनवायरमेंट में फैलने से जो हमारा मानव जीवन तड़पना हो जाएगा। इसलिए वाइल्ड लाइफ को बचाना और नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बता देना चाहूंगा आपको कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट प्रोवाइड अस एंड विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू द एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल एंड सो एसेंशियल फॉर द एंड ग्रोइंग क्रॉप, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। क्या बताया कि ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमें टिम्बर्स वगैरह, लकड़ी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। गिव शेल्टर टू द एनिमल, और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं, क्योंकि जानवरों का घर जंगल ही होते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल ऑक्सीजन जो है, जीवनदायिनी गैस है, ये प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके बिना भी किसी भी जीवित जीवधारी का जीना संभव नहीं है। वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल्स, और इसके साथ साथ क्या करता है, ये सॉइल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, उसको फर्टिलाइज में कन्वर्ट करता है। सो एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप, अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो, अच्छी सॉइल उसमें नहीं होगी तो हमारी जो एसेंशियल ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होगी, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होगा। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और क्या बताया है कि ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जो इनकी रूट होती हैं बहुत गहराई तक जाकर पानी को क्या करती है, ऊपर की तरफ खींचती हैं, तो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल जो है ऊपर बना रहता है, इसको मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रकार एक आ गया है कि अंडरग्राउंड वाटर का ये जो है क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट्स एंड ऑयल, गम, पेपर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, और हमारी जो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ही जो हमारे वेजिटेशन जो है, जो वनस्पतियां हैं, जिसके अंदर हम जो भी वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं, उनसे हमारे फ्रूट मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, ऑयल मिलता है, गम मिलता है, इससे हम पेपर बनाते हैं जो हमारी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिसिनल प्लांट से हमें मेडिसिन वगैरह प्राप्त होती है। वाइल्ड लाइफ बात करें तो वाइल्ड लाइफ एनिमल इंक्लूड द बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एक्वाटिक लाइफ फ्रॉम, एंड दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड हाइड्स एंड वूल। और इसके साथ साथ हम वाइल्ड लाइफ की बात करें जिसमें एनिमल्स को, पक्षियों को, इंसेक्ट्स को, सबको, अगर एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो जो समुद्री जीव जंतु हैं, जो पानी वाले जीव जंतु हैं, मछली है, मगरमच्छ है और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब जानवर मिलकर
हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, मीट प्रोवाइड कराते हैं, हाइड्स वगैरह, स्किन जो इनकी खाल होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं, वूल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, इसको हम हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमाम चीजें हमें प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए हमें इनको बचा के रखना चाहिए, इनको कंजर्व करना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर हम इनको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, अगर इनको जीवन नहीं बचा पाएंगे, तो हमारे लिए हमारा इकोसिस्टम जो है अनबैलेंस हो जाएगा और धरती पे बहुत सारी चीजें अनबैलेंस होने के कारण मानव जीवन अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा या मानव का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इन सबको बचाने के लिए भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने या अन्य राज्यों की सरकार ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां बना रखी हैं, इसके अलावा नेशनल पार्क बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी जीव को हम प्रेशर देते हैं, इसी प्रकार बहुत सारे देशों में और भारत में भी बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, इनके हंटिंग पे जो है बैन कर रखा है कि वाइल्ड लाइफ का जो है हंटिंग बैन कर रखा है। जैसे हमारे यहाँ लोइन का कर रखा है, एलिफेंट का कर रखा है, चिंकारा का कर रखा है, नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है उसका कर रखा है, गोडाउन का कर रखा है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको हमने बैन कर रखा है। तो इनको भारत में जैसे बैन कर रखा है, और भी देशों में कई जगह बैन कर रखा है, ताकि हमारे लिए ये चीजें बच के रह सकें, आने वाली पीढ़ियां इनको देख सकें, इनका अस्तित्व जिंदा रह सके और हमारा इकोसिस्टम इससे बैलेंस हो सके। अब हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ इस दृष्टि से तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, दूसरे का तरीके से देखें तो हमारे लिए टूरिज्म की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहूँ, जैसे घना पक्षी अभ्यारण्य है, हमारा बर्ड सेंचुरी है, इसके अलावा हमारा नेशनल पार्क वगैरह है, और कांजीरंगा जो पक्षी अभ्यारण्य है, पशु अभ्यारण्य है जिसमें चिंकारा नाम का जो जीव पाया जाता है, एक सींग का गेंडा वहां पाया जाता है। हमारे यहाँ ताल छापर अभ्यारण्य में जो है काले हिरण पाए जाते हैं चूरू में। इसके अलावा हमारे यहाँ जयपुर में जू है जिसमें चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर जो है हमारे पाए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी सेंचुरी, जैसे नेशनल रणथंबोर के अंदर हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, अलवर में हमारा सरिस्का के नाम से जो टाइगर रिजर्व है। तो बहुत जगह पर हमने इन जानवरों को जो प्रेशर दे रखा है और इनको इनके हंटिंग पे बैन कर रखा है, वो इसलिए कर रखे हैं ताकि हमारे लिए बचे रह सकें और हमारे जीवन को अच्छे से चला पाएं। अगर वनस्पति, पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ, अगर जीव जंतु अगर खत्म हो जाएंगे तो मानव जीवन अस्तित्व में संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हमें इनको भारत सरकार के साथ साथ हमें सहयोग करना चाहिए। वैसे अगर प्राचीन काल की बात करें तो खेजड़ली गांव के अंदर भी एक घटना हुई थी जिसमें पेड़ पौधों के लिए लोगों ने बलि दे दी थी, पेड़ों में चिपक कर लोग मर गए थे। तो इन्वायरमेंट को बचाने का शुरू से ही हमारे देश में जो है इसका एक अभियान के रूप में आगे काम किया है। तो हमें भी इनको बचाना है, इनको कंजर्व करना है, ताकि हमारी लाइफ जो है स्मूथली चल सके और अच्छे से हम इसको जो है जी सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया होगा कि वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, इनको क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।